बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां कमला अपने 2 बेटों और 2 बहुओं और एक पोते के साथ रहा करती थी। कमला की सबसे बड़ी बहू कुसुम, जो स्वभाव की बहुत ही सीधी सादी थी, और छोटी बहू मोहिनी, जो बहुत ही घमंडी और चालाक औरत थी। फिर भी कमला अपनी छोटी बहू को सबसे अधिक प्रेम करती थी। उसकी नज़र में उसकी बड़ी बहू एक नौकरानी थी, लेकिन छोटी बहू महारानी थी। अपनी सास के व्यवहार से बड़ी बहू कुसुम बहुत उदास रहा करती थी। फिर भी वह घर का सारा काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह काम से थककर अपने आप से कहती है, हे भगवान, तू मुझे किस जन्म का सजा दे रहा है कहने को। तो मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन फिर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरे काम में मेरा कोई हाथ भी नहीं बटाता और ना ही कोई मेरी इज्जत करता है। उसे अपने आप में ही बात करते हुए देखकर उसकी देवरानी उससे कहती है, अरे भाभी, आप अपने आप में ही क्या बातें कर रही हैं? और वैसे भी काम चाहे आप करें या मैं करूं, बात तो एक ही हुआ ना। घर तो हम दोनों का बराबर बराबर है। और रह गई बात काम की, तो मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, इसलिए मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी आपको काम करने में बहुत ही मजा आता है, तो करिए आप अपना काम। हाँ छोटी बिल्कुल सही कह रही है। मैं तेरी तरह कामचोर नहीं हूँ कि दिन भर बैठकर खाती रहूँ और घर का एक काम ना करूँ। क्यों ना खाऊंगी भाभी, मेरे पति तो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। आपके पति की तरह बेरोजगार नहीं है। और आप हमसे सही तरीके से बात किया कीजिए। क्या हुआ, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, मेरे पति के पैसों पर आप सब जी रहे हैं। मोहिनी की बात सुनकर कुसुम कुछ नहीं कहती है और अपने काम में फिर से लग जाती है, क्योंकि उसको पता था वह कुछ भी कह ले, उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। इसलिए वह उससे ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझती थी। सारा दिन मैं अकेले काम करती रहती हूँ, लेकिन किसी को मेरा काम नहीं दिखाई देता है। माँ जी को बस छोटी बहू में ही सब कुछ दिखाई देता है। जैसे लगता है वह मुझे नौकरानी बनाने के लिए अपने बेटे से मेरी शादी करवाई थी। कुसुम अपनी किस्मत को कोश ही रही थी। तभी उसका पति उसे काम करते हुए देखकर उसका पति राम उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ कुसुम, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। मैं तुम्हारा कुछ सहायता कर दूं? नहीं जी, आप क्यों मेरी सहायता करेंगे। आप तो बस जाइए, सिर्फ दूसरों की खेती में मजदूरी कीजिए। मेरा तो किस्मत ही फूटा था जो मैं इस घर में ब्याह कर आ गई। आपके घर वाले जैसे चाहते मुझे अपने चारों तरफ वैसे ही नचाते रहते हैं। और रह गई बात काम की, तो मैं वह काम अकेले ही कर लूंगी, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। मैं क्या ही करूं? कुसुम कहने को तो मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, लेकिन मैं अपनी माँ को समझा नहीं पाता हूँ। बस मेरी किस्मत ही ऐसी है। उनको तो सिर्फ छोटी बहू ही महारानी लगती है और छोटा बेटा महाराजा, क्योंकि वह पैसा ज्यादा कमाता है इसलिए। शाम के समय कमला और उसकी छोटी बहू मोहिनी घर के बाहर बैठकर बातें कर रही थीं। अरे मोहिनी बेटी, तू मेरे लिए और इस घर के लिए लक्ष्मी है। तेरे सौभाग्य से मुझे पोते का मुंह देखने को मिला। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये तो सब आपकी कृपा से हुआ है। और एक वह मेरी जेठानी है जो हमेशा मुझसे जलती रहती है। हाँ बहू, तू सही कह रही है। वह अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और रह गई बात संस्कारों की, वह तो उसमें थोड़ा भी नहीं है। कुसुम उन सब की बात सुनकर बहुत ही उदास हो गई और वह उदास मन से एक कोने में अकेले जाकर बैठ गई। उसे उदास बैठे हुए देखकर उसका पति राम भी वहां आया। उससे कहा, कुसुम क्या हुआ, तुम बहुत ही उदास लग रही हो। मुझे लग रहा है तुमको माँ ने फिर से कुछ कहा है। जाने दो, उनकी बातों का बुरा मत माना करो। नहीं जी, अब इन सब बातों की मुझे लत लग गई है, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो एक इंसान हूँ। मुझे भी सब की बातों का बुरा लगता है। क्या करूं कुसुम, मैं भी माँ की बातों से परेशान रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बहू अपने पति नीरज को समझा दे, वह घर के खर्चे में ज्यादा पैसा ना लगाया करे। तू ही तो अकेले नहीं ना खाती है, तू भी अपने पैसे बचा के रखा कर। ठीक है माँ जी, मैं उनको समझा दूंगी। अगली सुबह रोज की तरह कुसुम सबसे पहले उठ गई और घर का सारा काम करके खाना बनाने लगती है। हे भगवान, तुम मुझे किस जन्म का सजा दे रहा है। मेरा तो रोज का यही हो गया है। सबसे पहले उठो और सबके लिए खाना बनाओ, और इतना करने के बाद भी किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है।
तभी कुसुम की सास कमला वहां आती है और उससे कहती है, सुन, बड़ी बहू छोटी बहू के लिए नाश्ते के साथ साथ कुछ अच्छा खाने को भी बना देना, क्योंकि उसका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मेरा भी तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन करता है माँ जी, मगर कोई मेरे लिए कुछ बनाता है क्या जो मैं सब के लिए बनाती रहूं? अरे बड़ी बहू, तेरा तो रोज का यही शिकायत हो गया है। तुझको जो बनाकर खाना है बनाकर खा, मैंने रोका है क्या तुझे? अपनी सास की बात सुनकर कुसुम शांत हो गई और उदास मन से उसके लिए कुछ अच्छा बनाने लगती है। तभी उसका देवर नीरज काम पर से आता है। अरे माँ और मोहिनी कहाँ हो? तुम सब देखो, मैं काम पर से वापस आ गया। अरे मेरा लाडला बेटा, तू आ गया। आ मेरे पास बैठ। बहू तू जा, नीरज के लिए कुछ खाने और पानी लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। कुसुम सब कुछ चुपचाप देख रही थी कि किस तरह छोटे बेटे का मान सम्मान होता है और मेरे पति और मेरा इस घर में कोई भी इज्जत नहीं होती है। नीरज बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुन्ना के लिए कोई अच्छा सा स्कूल देख लो और उसका उसमें नाम दाखिल करवा दो। हाँ माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मुन्ना का अच्छे से स्कूल में नाम लिखवा दो और मैं कल किसी काम के लिए दूसरे शहर जाऊंगा। माँ कुसुम भी पार्लर का सारा काम कर लेती है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल दो, जिसमें कुसुम दिन भर अपना काम करके पैसा कमाएगी। नहीं राम बेटा, मुझे तेरी बीवी के पैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं उससे तेरी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ। वह तो सिर्फ हमारे लिए एक बोझ है, बहू नहीं। अपने सास की बात सुनकर कुसुम अंदर तक टूट गई और अपनी किस्मत को कोसती रही। कुसुम, मुझे तुम्हारे पति कहलाने पर भी शर्म आती है। तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो और मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे तुम्हारा पति होने पर धिक्कार है। आप ऐसा मत कहिए, आप ही तो एक हैं इस घर में मेरे साथ, और मैं आपके लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। कुसुम, तुम कभी हिम्मत मत हारना। एक दिन हमारा भी दिन बदलेगा। हम भी अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ करके एक दिन जरूर हमारा समय बदलेंगे, लेकिन क्या करूँ, रोज रोज के ताने में अब नहीं सह पाती हूँ। अगली सुबह कमला गांव के मंदिर के पास अपनी कुछ सहेलियों से बातें कर रही थी। अरे कमला, तेरे तो भाग एकदम चमचमा गए। तेरी छोटी बहू मोहिनी बहुत ही सुंदर लगती है। सब उसके रूप रंग को देखकर मोहित हो जाते हैं, और एक तेरी बड़ी बहू कुसुम है जैसा लगता है। अगर इसका काला साया किसी पर पड़ जाए तो वो जल के राख हो जाएगा। हाँ सुनीता, तू सही कह रही है। मेरी छोटी बहू लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और मेरी बड़ी बहू कुलक्ष्मी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उससे अपने बेटे की शादी करवाकर सबसे बड़े गलती कर दी। उस कलमुही का साया मेरे घर पर पता नहीं कहाँ से पड़ गया। उन सब की बात कुसुम सुन लेती है, जो जरूरत की सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर गई थी। अपने सास और उनकी सहेलियों की ऐसी बात सुनकर कुसुम का मन बहुत ही उदास हो गया। वह वहां से चुपचाप चली गई और शाम के समय कमला देवी का तबीयत अचानक से खराब हो गया। माँ जी, आज ऐसा लग रहा है कि आपका तबीयत बहुत ही खराब हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नहीं कुसुम, तू तो रहने दे। तू मेरी छोटी बहू से बोल दे कि वो मेरे लिए कुछ दवा ला दे। माँ जी, मैं ही डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब डॉक्टर को बुलाने में देर नहीं करनी चाहिए। आपकी तबीयत और भी तेज खराब होती जा रही है। तभी राम कमरे में आता है और कहता है, माँ कुसुम सही कह रही है। एक बार आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। मैं छोटे से कहकर डॉक्टर को बुलवाता हूँ। नीरज भी अपनी माँ की हालत को सुनकर दौड़ा दौड़ा कमरे में आता है। अभी क्या हुआ माँ को? माँ वैसे क्यों लेटी हुई है? पता नहीं क्या हुआ है देवर जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही है। इनका तबीयत अचानक से खराब हो गया है। भैया, हमें देर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को जल्द से जल्द घर बुलाना चाहिए। छोटा भाई डॉक्टर को बुलाकर लाता है। जैसे ही डॉक्टर घर आता है, वैसे ही कमला देवी अपने अंतिम सांस ले चुकी थी। अब वह दुनिया से जा चुकी थी और डॉक्टर उन्हें देखकर ही बता देता है कि अब यह दुनिया में नहीं है। राम जी और नीरज जी, आप लोगों ने बहुत देरी कर दिया मुझे बुलाने में। अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, वह इस दुनिया से जा चुकी है। वह अपनी सांसें तोड़ चुकी है।
डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर सभी रोने लगते और कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? मैं तो अपने बेटे के स्कूल देखने जाने के लिए आपको भी साथ ले जाने वाला था और आपने हमें ऐसे ही छोड़ दिया और चली गई। उदास मत हो छोटे, यह भगवान का किया धरा है। वह जिसको जब चाहे तब अपने पास बुला लेते हैं। वह दोनों माँ का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई घर वापस आ जाते हैं। घर आकर राम अपनी पत्नी कुसुम से कहता है, कुसुम, तुम माँ के लिए इतना कुछ करती थी। उनके अंतिम समय तक तुम उनके साथ थी, लेकिन माँ ने कभी तुम्हारे सेवा को समझ ही नहीं पाया और अब इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। मैंने अपनी सासू माँ को अपनी माँ की तरह पसंद किया, उनका ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे बहू का दर्जा नहीं दिया। लेकिन भगवान सब कुछ देखता है। देखते ही देखते कई हफ्ते बीत जाते हैं। ऐसे एक दिन दोनों भाई घर के कागजात और खेत के कागजात आपस में बंटवारा करने के लिए बैठ जाते हैं और कुसुम और मोहिनी दूर बैठी यह सब देख और सुन रही थी। देखिए भैया, कुल मिलाकर हमारे पास 4 बीघा जमीन है और 2 घर है, एक जिसमें हम सभी रहते हैं और एक झोपड़ी वाला। अब हम इसे आपस में बांट लेते हैं। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। हमें सब कुछ में आधा आधा बंटवारा कर लेना चाहिए, यह ठीक रहेगा। क्या कहा भैया? आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं घर का छोटा बेटा हूँ और मेरे पास मेरा खुद का बेटा है। आपके पास तो कोई औलाद ही नहीं है। मुझे आगे अपने बेटे का भी भविष्य देखना है। तो क्या हुआ छोटे, मेरा कोई संतान नहीं है तो मेरा भी अपने माता पिता की जमीन पर उतना अधिकार है जितना कि तेरा है। सुनिए भैया, माँ मुझे कुछ दिन पहले ही कहा था कि राम का तो कोई भी संतान नहीं है और जमीन का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ 20% ही दूंगा। लेकिन छोटे, ऐसा तो कुछ माँ ने मुझसे नहीं कहा था और ना ही कुछ ऐसा निशानी रख कर गई है कि जिससे हमें पता चल सके बात सही है कि झूठ। भैया, माँ अनपढ़ थी, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, नहीं तो माँ लिख कर गई होती। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन मुझे पूरे जमीन में 80% चाहिए तो चाहिए। राम अपने भाई की चालाकी को समझ जाता है, लेकिन फिर वह कुछ नहीं कहता है और अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला जाता है कुछ बात करने के लिए। क्या करूं कुसुम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने छोटे भाई से झगड़ा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर झगड़ा हो और आस पड़ोस के लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मैं क्या करूं? छोटे की यह चालाकी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मैं क्या बताऊं जी, अब आपको ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि लोग कहते हैं न जितना करने वाला दोषी होता है उतना देखने वाला भी। कुछ सोचिए कि आपको क्या करना है। उधर नीरज और मोहिनी अपने भैया का हिस्सा हड़प कर बहुत ही खुश हो रहे थे। आपने बिल्कुल सही किया जी। अगर हम राम भैया और भाभी को आधा हिस्सा दे देते तो हमारे पास बचता ही क्या। आपने चालाकी बहुत ही अच्छे समय पर करके उन लोगों से 80% अपने नाम करवा लिया। हाँ मोहिनी, मैं करता भी क्या, मैं तो इस घर का छोटा बेटा हूँ और हर एक चीज पर मेरा सबसे ज्यादा अधिकार है। अगली सुबह राम अपने खेत में खड़ा होकर खेत को देख रहा था। सामने की ओर उसके छोटे भाई नीरज का चारों तरफ से खेत फैला हुआ था, लेकिन राम का छोटा सा खेत उसे बहुत ही सुकून दे रहा था। कुसुम, हमारा खेत भले ही काम और छोटा है, लेकिन हम अपने मेहनत से आगे चल के सब कुछ अपना बना लेंगे। क्या हुआ, हमारा घर छोटा है, हमारी मेहनत तो सच्ची रहेगी और रंग लाएगी। मैं चाहता हूं कि हम बिना झगड़ा लड़ाई किए ही अपने खेत में काम करना शुरू कर दें। आप सही कह रही हैं जी, हमें अपने मेहनत पर भरोसा रखना होगा। अगर ऊपर वाले ने हमारा साथ दे दिया तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भी जीवन खुशियों से भर जाएगा। राम और कुसुम अपने खेत में काम करना शुरू कर दिए और उधर नीरज अपने खेत को देखकर खुश हो रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और उसे कहने लगी, हम कितने खुशनसीब हैं, हमारे पास इतना सारा जमीन जायदाद है और उन दोनों को देखिए, वह तो छोटी सी खेती में ही अपना काम शुरू कर दिए। इतने मूर्ख हैं वह दोनों। तुम चिंता ना करो मोहिनी, माँ का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। और रह गई बात बड़े भैया की, तो वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उन्हें सही से खेती करने नहीं आता है। दोनों खेत में काम करके घर वापस आ जाते हैं और अगली सुबह राम कुसुम से कहता है, कुसुम,
तुम घर का काम जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमें खेत पर जाना है। कल हमने खेत की अच्छी तरह से जुताई कर दिया था, आज उसमें सब्जियों के बीज लगाने हैं। ठीक है जी, मैं खाना बना दे रही हूँ, आप खा लीजिए, तब हम दोनों खेत में चलते हैं। देखते ही देखते कुछ हफ्ते गुजर गए। दोनों भाइयों के खेत में सब्जी का फसल आ गया था। छोटा भाई, जिसका खेत बहुत ज्यादा और चारों तरफ फैला हुआ था, उसके सब्जी में कीड़े लग चुके थे और जगह जगह पर सूखा पड़ गया था। लेकिन वहीं बड़ा भाई राम, जो कम खेत में ही अपना बहुत ही अच्छा सब्जियों का भंडार उगा लिया था, जिसकी सब्जियां एकदम हरी भरी और ताज़ी ताज़ी थीं, जहां से कुछ औरतें गुजर रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। छोटे भाई ने बेईमानी कर लिया, लेकिन बड़े भाई ने अपने कम खेती में ही कितना अच्छा सब्जियों का भंडार खड़ा कर दिया है। लोग सही कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। छोटे भाई ने भले ही बेईमानी कर लिया हो, लेकिन बड़े भाई का मेहनत रंग लाई। शाम के वक्त कुसुम और राम बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। कभी कभी लगता है माँ ने जो हमारे साथ किया वह सब भगवान द्वारा रचा गया खेल था, जो हमारा परीक्षा ले रहे थे। हाँ कुसुम, तुम सही कह रही हो, और शायद हम दोनों उस परीक्षा को पास भी कर लिए हैं और हमने बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। अगली सुबह दोनों खेत की ओर चले गए, जहां पर बारिश के कारण मिट्टी से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। अपने खेत को लहलाता हुआ देखकर कुसुम और राम दोनों ही खुशी से झूम उठे। देखो ना कुसुम, हमारी मेहनत ने रंग लाई दिया। हम दोनों मेहनत से अपने खेत को सबसे बेहतर बना दिया। अपने खेत में हरी भरी सब्जियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से भगवान धरती पर आ गए हों। यह सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। हम ना ही कमजोर हैं और ना ही बेईमान हैं, बस हम लोग ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं। दूसरी ओर नीरज और मोहिनी अपने खेत को कीड़े मकोड़े द्वारा खाया हुआ देखकर परेशान हो गया। नीरज का चेहरा लाल पीला होने लगा और तभी मोहिनी उससे कहती है, क्या हो गया जी? हमारे फसल को कीड़ों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतना फैला हुआ हमारा जमीन है, या ऐसा लग रहा है कि सबसे बेकार हमारा ही फसल हुआ है। और वही आपके भैया राम तो सिर्फ सब्जी बोए थे, उनका तो खेत पूरी तरह से लहरा रहा है। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे फसल को लकवा मार दिया है। शायद समय पर पानी नहीं मिला और कीड़ों ने भी हमारा फसल बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी? एक खेत का ही भरोसा था और भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। और वह देखिए, आपके भैया राम का खेत जितना अच्छा लग रहा है देखने से ही, और एक यहाँ हमारा फसल है जिसमें फसल कम और कीड़े ज्यादा हैं। जाने दो मोहिनी, मेरे भैया का साथ किस्मत ने दिया है और मेहनत करना उनके बस में नहीं है। वह तो दिन भर आलस करते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही एक दिन गांव के सारे किसान पास वाले शहर में अपनी अपनी फसल और सब्जियां लेकर गए, जहां पर बहुत बड़ी बाजार लगती थी, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी आते थे और छोटे छोटे किसानों का अनाज और सब्जियां खरीद कर ले जाते थे। वहीं पर राम भी अपना पूरा सब्जी लेकर गया हुआ था, जिसे देखकर सारे व्यापारी हैरान हो गए। वाह राम जी, ऐसी हरी भरी सब्जी मैं तो पहली बार देख रहा हूं, और यह सारा सब्जी आप मुझे दे दीजिए। मैं इसका 4 गुना पैसा आपको दूंगा। धन्यवाद व्यापारी जी, यह तो मेरी पत्नी और मेरा मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद से हुआ है। वहीं पर दूसरी ओर नीरज अपने सब्जियों का ठेला लेकर खड़ा था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। अरे नीरज भाई, तुम्हारी सब्जियां हम नहीं ले सकते, आप लेकर यहां से चले जाओ। तुम्हारी सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप ज्यादा है। अरे ऐसा ना कहिए व्यापारी जी, आप मुझे इसका थोड़ा ही पैसा दे दीजिए, मगर इसे खरीद लीजिए। हमें क्षमा कर दो नीरज भाई, हम तुम्हारी सब्जियां नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी किसी काम में नहीं आएगा। व्यापारियों के इस तरह बात सुनकर नीरज उदास होकर अपनी सब्जी वहीं छोड़कर घर आ गया। जैसे वह घर आया, उसकी पत्नी और उसमें झगड़ा होना शुरू हो गया। पता नहीं हमें किसकी नजर लग गई। सोचा था माँ जी ने जो हमें 80% जमीन दिया है, उस जमीन को पाकर हम राज करेंगे, राज। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। जो हम खेत में सब्जी का फसल लगाए थे, वह भी हमें 1 रुपया नहीं दिया। माँ का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन हम लोगों के पास सुख और चैन नहीं है। अरे मैं क्या करूं मोहिनी, मैं भी तो सोच रहा था कि मैं अपने बड़े भाई का हिस्सा हड़प लूंगा, तो आने वाले समय में हम राज करेंगे। लेकिन मैं तो दिन प्रतिदिन भिखारी होता चला जा रहा हूँ।
सही कहा गया है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जिस भाई ने अपने सुख चैन के लिए अपने बड़े भाई से बेईमानी की थी, अब वह भिखारी हो गया था। लेकिन बड़े भाई ने छोटी सी जमीन पर अपनी ईमानदारी और मेहनत से आज वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। राम के पास अब सब कुछ था, बड़े बड़े हैं, कई घर उसके पास हो गए थे, उसके पास बहुत सारे जमीन भी हो गई थी। अगली सुबह कुसुम अपने घर पर आराम कर रही थी, तभी राम खेत से काम करके वापस आता है। अरे कुसुम, तुम कहाँ हो? मैं खेत का सारा काम देख कर आ रहा हूँ, और अब की बार भी हमारे खेत में अच्छी खासी सब्जियां उगाई हैं। और मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, मैं दूसरे गांव में भी 5 बीघा जमीन खरीद लिया है, और अब उस पर भी हम खेती करेंगे। यह तो बहुत खुशी की बात है। आपकी संतोष और ईमानदारी ने हमें यहाँ तक ला दिया। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। काश आज माँ जिंदा होती तो शायद आज तुम्हें अपना लेती और हमारी खुशी में अपनी खुशी खोजने लगती। मगर कोई बात नहीं, माँ के आशीर्वाद से आज हमारे पास सब कुछ है। उधर छोटे भाई नीरज के घर का हालत बद से बदतर हो गया। उसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, और उधर राम दिनों रात तरक्की कर रहा था, क्योंकि राम ने किसी का कभी दिल नहीं दुखाया था और न ही किसी की जमीन पर अपना कब्जा किया था। नीरज जैसा कर्म किया था, भगवान उसे वैसे ही सजा दे रहे थे। राम दिन प्रतिदिन और अमीर होता गया और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगा।